इसलिए संविधान से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं आज इस टॉपिक को आज हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, जहां तक का कंप्लीट होगा मैं उस चीज को कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ 26 जनवरी, जिसको फिलहाल आने वाला है, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस वजह से हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। समझ में आ गई बात? संविधान को बनने में कुल अवधि कितना लगा था? कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान बनने की अवधि कितना थी? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। उसके बाद संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। पहले थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मामू में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के मामू में हुआ था। ठीक है, संविधान को अपनाने की तिथि, संविधान को कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर के दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर, जनवरी नहीं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? इसको अपनाया गया था, यानी कि यह बन के तैयार हो गया था, अब इसको अपना लिया गया था। तो अपनाने की तिथि थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, संविधान का मूल आधार क्या है? तो संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। अब संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आया कि संविधान को क्या माना जाता है, तो लिखोगे कि संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि संविधान का दूसरा नाम, ठीक है, तो ऐसे दूसरा नाम के रूप में इसे राज्य का मूल कानून माना जाता है। राज्य का मूल कानून माना जाता है, इसको राज्य का मूल कानून माना जाता है, जिसको ग्रनगेट्स के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? ग्रनगेट्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे लिखा हूं मैं GRUNDGESETZ। ये शब्द जर्मनी से आया है। कहां से आया है? जर्मनी। क्योंकि जर्मनी में इसे संविधान के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग संविधान शब्द बोलते हैं ना, तो वहां पे जर्मनी में इसको ग्रनगेट्स के रूप में माना जाता है। हालांकि इसका दूसरा नाम नहीं है, संविधान का कोई दूसरा नाम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ ही होता है संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान कहो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहो। क्या परिभाषित करता है? देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करता है। संविधान किसको परिभाषित करता है? देश की राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान जो है किस चीज को परिभाषित करता है? तो देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि धारा, अनुच्छेद, भाग, ठीक है, इसका कितना है। पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद कहो या धारा कहो, तो टोटल इसका अनुच्छेद होता है 395। माना जाता है 395, लेकिन बाद में अभी बहुत सारा चेंजिंग हो रहा है, बदलाव हुआ है, तो 448 हो गया है। ठीक है, और इसके भाग कितने हैं? 22। संविधान में भाग की संख्या कितना है? टोटल 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। और अनुसूचियां इसमें कितनी है? तो अनुसूचियां है बाबू 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पूछे कि संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना है? 12। पहले कितना था? पहले 8 ही था। ठीक है, पहले कितना था? 8 ही था, लेकिन फिर उसमें 4 गो जोड़ा गया है। ठीक है, तो मिलके कितना हो गया है? टोटल 12। तो मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि पहले था 8, 4 और जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसमें
टोटल भाषाओं की संख्या जो है वो कितना है बाबू? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, पहला है असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। ठीक है, कश्मीरी। उसके बाद है कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी। कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी। फिर मराठी, नेपाली, उड़िया। और क्या है? पंजाबी, संस्कृत, सिंधी। फिर तमिल, तेलुगु, उर्दू। टोटल 18 है। और 4 ठो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बोडो, और उसके बाद मैथिली। ठीक है, उसके बाद क्या है? संथाली। ये है संथाली। ये अंतिम है 22वां डोगरी। टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? 12। ठीक है, टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? 12। और 12 में जो 8वीं अनुसूची है उसमें ये 22 को भाषा को शामिल किया गया है। ठीक है, मन में तो क्वेश्चन आता है कहाँ पे, कहीं ना कहीं रखा गया होगा ना। तो संविधान रखा गया है, इसके मूल प्रति को महाराज बड़ा स्थित, कहाँ रखा गया है? महाराज बड़ा स्थित ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। ठीक है, महाराज बड़ा स्थित, ठीक है, ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में इसको रखा गया है। बात समझ में आ गई? तो कहाँ रखा गया है? महाराज बड़ा स्थित ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। दूसरा चीज, इस पे हस्ताक्षर हुआ है। हस्ताक्षर बोले तो सिग्नेचर। तो इसमें कौन कौन 2 लोग सिग्नेचर किया है उस, ठीक है, संविधान पे 2 लोग हस्ताक्षर किया है। कौन कौन? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का साइन है उस पे। तो क्वेश्चन आएगा कि संविधान पे, ठीक है, किसका सिग्नेचर है? तो 2 व्यक्ति का सिग्नेचर है। एक माने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, अब देखो संविधान जैसे बना है तो उसमें उसके बीच में बहुत सारा संशोधन हुआ है। ठीक है, बहुत सारा संशोधन हुआ है। तो 1951 से लेके, ठीक है, और 2023 तक, ठीक है, 1951 से लेके 2023 तक 127 बार संशोधन किया गया है। कितना बार? 127 बार संशोधन किया गया है। अब इसमें जानना यह है कि संशोधन जो हुआ है 3 प्रकार का हुआ है। संशोधन जो हुआ है 3 प्रकार का हुआ है। तो जो दूसरा और तीसरा संशोधन है, पहला की बात नहीं किया जा रहा है। जो दूसरा और तीसरा जो संशोधन है वो अनुच्छेद, ठीक है, जो संविधान में जो अनुच्छेद है ना जी, तो टोटल कितने अनुच्छेद है? 395 था, लेकिन अब कितना? 448। तो 395 448 में मतलब कि उतना अनुच्छेद में 368 द्वारा शासित है। ठीक है, यानी कि 368 द्वारा वो शासित, मैंने 368 के तहत वो हुआ है। बात समझ में आ गई? कुछ जानकारी और भी दूंगा। तो यहाँ पे है भीमराव अंबेडकर। इनका पहले पूरा नाम जान लो सभी। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या नाम है? भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनका मृत्यु में भी लिख दिया हूँ यहाँ पे, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। ठीक है, यानी कि 50वें संविधान लागू हुआ और 56 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ये लोकप्रिय है। भारतीय बहु विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। किनके रूप में इनको जाना जाता है? तो भारतीय बहुवी के रूप में, विधिवेता के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, लेखक के रूप में और समाज सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। दलित
बौद्ध आंदोलन को प्रेरित हुए थे, ठीक है। और ये अछूत जिसको दलित कहते हैं, अछूत यानी जिसको दलित कहते हैं, से होने वाली सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाए थे। इन्होंने कौन सा किसके विरुद्ध अभियान चलाया था? जो अछूतों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, यानी कि जो दलित वर्ग थे जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान इन्होंने चलाया था, ठीक है। उस समय दलित वर्ग दबाया जा रहा था, उनको बहुत प्रताड़ना की जा रही थी, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया? सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया। अपने माता पिता की ये 14वीं संतान थे, ठीक है, और अंतिम संतान थे। 14वीं और अंतिम संतान, मैंने यही सबसे छोटे थे। अपने भाई बहनों में ये क्या थे? सबसे छोटे थे, ठीक है। और इनके पिता का नाम था सूबेदार रामजी मालोजी शकपाल। इनके पिताजी का नाम क्या था? सूबेदार रामजी मालोजी शकपाल, ठीक है। और ये जो इनके पिताजी जो थे वो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। कहाँ पे थे? ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, ठीक है। माता का नाम था भीमाबाई। माता का नाम क्या था? भीमाबाई। तो इनको देख लेना, इनके माता का भी नाम और पिता का भी नाम, दोनों आदमी का नाम जोड़ के इनका नाम बना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इनका प्रसिद्ध नारा क्या था? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इनका प्रसिद्ध नारा क्या था? शिक्षित बनो, संगठित रहो। संगठित माना होता है एकजुट रहो और संघर्ष करो, ठीक है। एकजुट रहने से क्या फायदा है? जैसे कि तुम लोग कहानी सुना होगा कि 4 गो जो लड़के नहीं थे, वो किसान के 4 बेटे थे, और 4 बेटे क्या थे? इन लोगों में पटता उठता नहीं था। तो जो किसान, जो बूढ़े किसान थे, वो मरने के कगार पे थे। तो उन्होंने क्या किया? सबको बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा एक काम करो, सब कोई एक एक लट्ठा लेके आओ, ठीक है, डंडा। तो सबने क्या किया? फटाफट डंडा एक एक लेके आया। अब इन्होंने कहा कि इस डंडे को क्या करो? बांध दो, चारों डंडे को बांध दो। तो उन्होंने क्या किया? फटाक से चारों डंडों को एक साथ बांध दिया और बारी बारी से सबको दिया तोड़ने के लिए। तो भाई वो 4 था, सबने जोर लगा रहा था, टूट ही नहीं रहा था, ठीक है। तब उसके बाद कहा कि एक काम करो, अब इसको खोल दो और एक एक करके अपना अपना डंडा ले लो और उसको तोड़ो। तो उन्होंने एक एक डंडा मिला तो आसानी से तोड़ दिया, ठीक है। तब उन्होंने बोला कि इससे क्या शिक्षा मिल रही है? यानी कि अगर तुम लोग एक साथ रहोगे, संगठित रहोगे, तो तुमको कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। अगर अलग अलग रहोगे तो तुमको कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने नारा रखा कि अगर संगठित रहोगे तो तुमको कोई भी तोड़ नहीं सकता है, कोई तुमको आंख नहीं दिखा सकता है, और संघर्ष तो करना ही चाहिए, क्योंकि लिखा गया संघर्ष ही जीवन है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ठीक है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो भी पीता है, यानी शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जो पी लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। इसलिए बाबू शिक्षा भी बहुत जरूरी है। इसलिए इन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।